हेलो दोस्तों, सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल बेस्ट एजुकेशन में। आप दोस्तों आपसे पूछे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर तरह से कर रहे होंगे। दोस्तों आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं दोस्तों मॉडल सेट का, जो हमने मैथ का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपलोड किया था पिछली वीडियो में मैंने, उसी का पार्ट 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। पार्ट 2 का वीडियो है ये। अगर पार्ट 1 का वीडियो आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप पार्ट 1 का वीडियो देख सकते हैं। पार्ट 1 का वीडियो में हमने 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किया था, जो कि नया मॉडल सेट जो हमारा निकला है 2022 के लिए, ठीक है। तो उसमें हमने ये देखा था 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लिया था। अभी हम बाकी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे कि कौन कौन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं। और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, पूरा मॉडल सेट ही एग्जाम में आ जाता है, तो पूरा मॉडल सेट का प्रैक्टिस आप पूरा रखिए और सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों का प्रैक्टिस बेहतर तरीके से रखिए दोस्तों, ठीक है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन क्या क्या पूछा गया है। पहला क्वेश्चन 11 नंबर है ये, क्योंकि हमने 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपलोड कर दिया था, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। कौन सा द्विघात समीकरण है ये आपको बताना होगा। देखिए द्विघात समीकरण कौन सा होता है, जो हमारा किस रूप में रहे, ax² है ना प्लस bx प्लस c इजगल टू 0 के रूप में जो भी हमारा समीकरण रहे उसे हम क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण कहते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है दोस्तों, यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि आपको ax² यानी x² आपका सभी समीकरण में आना चाहिए। अगर x² आपका नहीं आता है तो वह द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो हम चेक करते हैं। अब इतना ऑप्शन दिया गया है आपको, तो सबको अगर बना के आप चेक करेंगे तो काफ़ी समय लगेगा, ठीक है। मैं आपको एकदम शॉर्ट तरीका बताता हूँ कि कैसे आप पता करेंगे कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं, ठीक है। ध्यान से देखिए क्या करना है आपको। आपको देखिए ध्यान से देखने की, जैसे आपको ऑप्शन ए में ध्यान से देखिए। आप ऑप्शन ए में आपको क्या पूछा गया है, क्या दिया गया है, ऑप्शन क्या दिया गया है, लिखा है कि x इंटू एक्स माइनस 3 इजगल टू x² माइनस 7। दोस्तों यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना, देखिए तो हमारा बराबर के बाएं तरफ यानी कि इस तरफ भी हमें x² मिलेगा, ठीक है। और हमारा दाहिने तरफ भी हमारा x² दिया हुआ है, तो ये हमारा द्विघात समीकरण नहीं होगा। ध्यान से सुनिए, जब आपका बराबर के दोनों तरफ आपको x² मिले ना, ठीक है, प्लस के रूप में, तो आपका वो द्विघात समीकरण नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये x² जो जब बराबर के बाईं ओर जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, वो x² माइनस x² हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, दोनों कट के 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारा x² हट गया कट के, तो जहाँ x² हट जाएगा कट के वो द्विघात समीकरण आपका नहीं हो सकता है, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। सेम इसी तरह हम चेक करेंगे ऑप्शन बी को। ऑप्शन बी में भी देखिए, आप जब x+1 का होल स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो आपको x² मिलेगा, ठीक है। तो बराबर के बाएं तरफ भी आपको x² मिल रहा है और बराबर के दाहिने तरफ भी आपका x² दिया हुआ है, तो ये भी आपका द्विघात समीकरण नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन बी भी आपका द्विघात समीकरण नहीं होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सी को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सी में आपको क्या दिया है, x+1 का स्क्वायर इजगल टू 2x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, ठीक है। जब आप x+1 का स्क्वायर को सॉल्व करेंगे आपको क्या आएगा दोस्तों, x+1 का स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो x² आपको मिलेगा, ठीक है। यानी कि आपको बराबर के बाई और x² मिल रहा है, लेकिन जब आप 2 इंटू एक्स माइनस 3 को सॉल्व करेंगे ना तो आपको यहाँ क्या मिलेगा, 2x मिलेगा। तो यहाँ पे आपको x² नहीं मिला, और जब हम इस 2x को x² के पास ले जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, x² माइनस 2x बन जाएगा। यानी कि हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारा x² यहाँ पे विलुप्त नहीं हो रहा है, x² हमारा नहीं कट रहा है। जहाँ पे x² नहीं कटेगा, x² बचेगा, वही आपका द्विघात समीकरण होगा, ठीक है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर है। ऑप्शन सी इस समीकरण का द्विघात समीकरण है। ऑप्शन सी में द्विघात समीकरण बनाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगर आप डी को चेक करना चाहेंगे तो डी को भी चेक कर सकते हैं। डी में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे x² है, और जब आप x-2 का इसको सॉल्व करेंगे तो हमें भी यहाँ पर भी हमें x² मिलेगा, तो डी भी हमारा नहीं होगा, ठीक है। तो कौन सा होगा, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आएगी। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा है कि द्विघात समीकरण x² प्लस x माइनस 1 इजकल 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी। अब मूलों की प्रकृति क्या हो, कैसे हम ज्ञात करते हैं, इसको ध्यान से देखिए। मूलों की प्रकृति का सिचुएशन क्या है दोस्तों, कंडीशन क्या है कंडीशन क्या है उसका, अगर आपका b² माइनस 4ac ये आपका 0 से क्या हो, बड़ा हो। अगर 0 से बड़ा हो तो मूल वास्तविक और असमान होगा, ठीक है। और अगर आपका b² माइनस 4ac ये आपका 0 के बराबर हो तो मूल वास्तविक होते हैं, ठीक है। और अगर आपका b² माइनस 4ac आपका 0 से भी छोटा हो जाए तो वह वास्तविक मूल नहीं होता है, और साथ ही साथ में क्या बोलते हैं हम उसका, मूलों का अस्तित्व नहीं होता है, ठीक है। मूलों का अस्तित्व नहीं होता है। अब हमें यहाँ क्या करना होगा, चेक करना होगा। 20 माइनस 4 से हम निकाल के चेक करेंगे कि क्या हमारा मूल की प्रकृति क्या हो रही है। आपको समीकरण क्या दिया गया है दोस्तों, देख सकते हैं कि आपका लिखा है x² प्लस x माइनस 1, तो यहाँ से हम 20 माइनस 4 से निकालेंगे। 20 कौन सा होता है, b यानी कि x का गुणन को हम b कहते हैं, तो x का गुणन क्या है हमारा 1 है, तो 1 के इसको लिखेंगे, माइनस 4 इंटू a क्या होता है, जो x² का गुणक होता है वो क्या भी क्या है 1 है, इंटू
सी क्या होता है हमारा, सी तो जो अचर पद है, -1 है, -1 दीजिए, इसको सॉल्व करते हैं। 1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा प्लस 4 × 1 इज़ 4, सो 4 + 1 इज़ 5। आपका क्या आया, 5 आया। जब आपका 5 आया तो हम क्या देख रहे हैं कि हमारा जो b² - 4ac है वो 0 से क्या है दोस्तों, बड़ा है, 0 से बड़ा है। और मैंने कहा कि जब 0 से बड़ा होगा तो क्या होगा, जब भी 0 से बड़ा होगा b² + 4c तो मूल वास्तविक और असमान होंगे। तो इसलिए इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इसका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, वास्तविक और असमान। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछा है, सेम सवाल है, वही सवाल का घुमा के पूछा है। क्या पूछा है कि ax² + bx + c = 0 के दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। दो भिन्न वास्तविक मूल कब होगा, दो भिन्न वास्तविक मूल जब हमारा b² - 4c क्या हो, 0 से बड़ा हो। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, b² - 4c 0 से बड़ा होगा तभी हमारा दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14। क्वेश्चन नंबर 14 में से पूछा विविक्तर आपको निकालना है। विविक्तर भी हम कैसे निकालते हैं, b² - 4c जिसे हम d बराबर करके d मानते हैं, डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं उसको विविक्तर, यानी जिसे हम d कहते हैं। d निकालने का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, d = भी हमारा फॉर्मूला है b² - 4c, हम b² - 4c ही निकालेंगे। ठीक है, तो आप इस समीकरण से b² - 4c निकालिए और आपको पता चल जाएगा कि d क्या आपका क्या होगा। देखिए आपका समीकरण क्या दिया गया है, आपको समीकरण दिया गया है x² - x + 3, x² - x + 3। तो यहाँ पे आप b² - 4c निकालिए, b का क्या है, -1 है। ठीक है, x का गुणांक को हम b कहते हैं दोस्तों। ठीक है, और 4 × a आपका क्या है दोस्तों, x² का गुणांक a कहते हैं, और c आपका क्या है, जो अचर पद है 3। सॉल्व करते हैं इसको, 1 का स्क्वायर इज 1 -4 3 12। तो 12 से यहाँ पे 1 करेंगे, माइनस करेंगे, -11 आएगा दोस्तों। ठीक है, क्या आएगा, -11। 1 - 12 करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, -11 आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ऑप्शन में जहाँ भी आपका -11 है वही आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो आप देख सकते हैं कि ऑप्शन डी में जो है ना आपका -11 दिया हुआ है, तो इस प्रकार ऑप्शन डी इसका आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, कैसे निकालते हैं डिस्क्रिमिनेंट आप समझ गए होंगे, b² - 4c का फॉर्मूला यूज करिएगा, आप डिस्क्रिमिनेंट आसानी से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15। क्वेश्चन नंबर 15 में से पूछा है सार्वंतर क्या लिखा, प्रथम पद ए एवं सार्वंतर डी वाले एपी का nवां पद निम्न में से चुने। एपी का nवां पद क्या होगा, यानी कि n टर्म क्या होता है एपी का, एपी का n टर्म आपका होता है n = a + n - 1 × d, n = a + n - 1 × d। ठीक है, ये आया कैसे, देखिए ध्यान से देखिए यहाँ पे। अगर हमको एपी का दूसरा पद निकालना होता है हम क्या करते हैं, एपी का दूसरा पद यानी कि a2, जब हम a2 निकालते हैं क्या करते हैं, हम लोग करते हैं a + d करते हैं। ठीक है, जब हम a3 निकालते हैं क्या करते हैं, a + 2d करते हैं। ये 2d क्या है आपको मैं बताता हूँ, 2d है आपका a + 3, जैसे कि मतलब 3 हमें निकालना बोला ना, 3 पद, तो हम 3 से 1 माइनस करके उसको d से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 3 - 1 dt। इसी प्रकार हम हमारा फॉर्मूला n = a + n - 1 dt कैसे आया, हमें क्या बोला है, nth टर्म निकाला, nth दैट मीन्स an। तो an यानी कि a प्लस हम क्या करेंगे, यहाँ n से 1 माइनस करेंगे इंटू d लिखेंगे। इस प्रकार हमारा आंसर क्या होगा, n = a + n - 1 dt। ठीक है, ऑप्शन डी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में एक एपी आपका दिया हुआ है, इसका 30वां पद निकालना है। 30वां, जहाँ पे दोस्तों आपको वाह का शब्द आएगा ना, या नहीं, वहाँ पे आपको समझना होगा कि यहाँ पर दिया क्या है, यहाँ आपको एन दिया है, नंबर ऑफ टर्म दिया है। ठीक है, यहाँ पे आपको वहाँ का शब्द आएगा 30वां 10वां 5वां, तो आपको समझना है कि वहाँ पे आपका एन दिया है, एपी का एन दिया गया है। तो आपको निकालना क्या है, कहना है कि एक एपी दिया है 10 7 4 ऐसे स्टार्टिंग है, वो 30वां पद क्या होगा। 30वां पद मतलब कि अंतिम पद, कह दिया कि 30 पद है, 30 पद में अंतिम पद क्या होगा आपको निकालना होगा, यानी कि एन आपको निकालना है। तो एन निकालने का फॉर्मूला सामने लिखिए, क्या होता है a + n - 1 × d। जब इस फॉर्मूला से आप सॉल्व करेंगे ना दोस्तों, तो आपका आंसर आएगा -77। ठीक है, आंसर क्या आएगा आपका, -77 आएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 17। क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे पूछा है एपी 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 है। एक एपी है, एक एपी है जिसका स्टार्टिंग क्या है, सार्वंतर है सॉरी, जिसका प्रथम पद आपका क्या दिया है, a = 3। सार्वंतर निकालिए, क्या होगा, 8 - 3 = 5। एक एपी है जिसका कौन सा पद 78 है, कौन सा पद 78 है, यानी कि आपको पूछा है n। यहाँ पे आपको क्या पूछ रहा है दोस्तों, कौन सा पद, जैसे जो जब भी आपको क्वेश्चन में इस तरह का वर्ड यूज करेगा कि कौन सा पद, ठीक है, कौन सा पद 78 है, तो आपको कौन सा पद पूछा, मतलब आपको निकालना क्या है, n निकालना है। और अगर आपको क्या दिया रहे 30वां पद 12वां पद, तब आप समझ जाइए कि आपको n दिया है, an निकालना है। और यहाँ पे आपको an दिया हुआ है, n निकालना है। n का मतलब अंतिम पद। ठीक है,
आपको एन दिया है तो आप एन इजगल टू लिखिए ना, 78 लिखिए एन इजगल टू, ठीक है। तो एन का फॉर्मूला पर पुट कर दीजिए, एन इजगल क्या होता है, एन इजगल टू आपका फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी, एन इजगल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूला से आप पुट करेंगे जब, ठीक है, एन की जगह आप 78 बिठाइएगा और इधर से आप जब पुट करेंगे ना फॉर्मूला से, तो आपका आंसर आएगा दोस्तों 16वां पद, ठीक है, 16 आएगा ये, तो 16वां पद आपका आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है। आप उसे सॉल्व कर जब देखेंगे तो आपका आएगा 16वां पद, 16 आएगा आपका आंसर, वहाँ पे एन निकाले हैं तो एन आपका वहाँ में आएगा 16वां पद, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे पूछा है समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं डैश होती है। हमें पता ही है कि संगत त्रिभुज, जो समरूप त्रिभुज होते हैं उनकी संगत भुजाएं क्या होती है, हमेशा आपस में समानुपाती होती है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, समानुपाती होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन 19 में से पूछा है दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। इस प्रमेय 6.6 से बिलोंग करता है। प्रमेय 6.6 में हमने पढ़ा था त्रिभुज का प्रमेय 6.6, अगर देखेंगे, अगर आप पढ़ें तो आप जानते होंगे कि उसमें हमें सीखा था कि किसी भी समरूप त्रिभुज का जो एरिया होता है, ठीक है, दो समरूप त्रिभुज के एरिया का जो होता है, एरिया जो होता है, जैसे एरिया ऑफ त्रिभुज ABC है ना, डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ त्रिभुज PQR, ये क्या होता है, ये उनके दिए गए संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। संगत भुजा के वर्ग के अनुपात बराबर होता है, संगत भुजा के वर्ग का अनुपात, यानी वर्ग करेंगे हम दोनों का, तो यहाँ पे 4:9 हमको दिया गया है, तो आप क्या करिएगा 4/9 का आप क्या करिए स्क्वायर कर दीजिए। जब आप 4/9 के स्क्वायर करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा दोस्तों, आपका आंसर आएगा 16/81। 16/81 का मतलब ये हुआ कि आपका रेशियो क्या आएगा 16:81। तो जहाँ भी आपका ऑप्शन में 16:81 दिया हुआ आपका राइट आंसर होगा। तो आप देख सकते हैं कि ऑप्शन डी में हमारा 16:81 दिया है ना, 16:81 दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे पूछा है त्रिभुज ABC में AB = 6√3 सेंटीमीटर, AC = 12 सेंटीमीटर और BC = 6 सेंटीमीटर हो तो कोण B का वैल्यू क्या होगा। कोण B आपको निकालना होगा, ठीक है। देखिए आपको क्या दिया गया है, एक त्रिभुज दिया गया है जिसकी भुजाओं का मान दिया गया है, तो आपको कोण B क्या होगा ये आपको बताना होगा कि आपको क्या करना होगा यहाँ पे। चलिए मान के चलते नहीं, ये जो भुजाएं दी गई है ये हम ऐसा मान के चलते हैं कि एक समकोण त्रिभुज की भुजा है, मान लेते हैं, ठीक है। क्या है, एक समकोण त्रिभुज की भुजा है। समकोण त्रिभुज भुजा में सबसे लंबी भुजा को हम क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। तो क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका जो सबसे लंबी भुजा क्या है 12 सेंटीमीटर है, तो हम AC को क्या मान लेंगे 12 सेंटीमीटर मान लेते हैं, ठीक है। क्या मान लेंगे, AC को 12 सेंटीमीटर हम मान लेते हैं। यहाँ पे आपको 12 सेंटीमीटर दिया है और तब फिर आपका ABC ये हो गया। आपका AB का वैल्यू दिया है आपका 6√3 दिया गया है, ठीक है, और BC के वैल्यू क्या दिया गया है आपका 6 सेंटीमीटर दिया गया है। अब B का वैल्यू क्या होगा, हम इसे समकोण त्रिभुज माने हैं, ठीक है, तो B का वैल्यू क्या होगा आपको, तो इसे कैसे निकालेंगे। आपको क्या करना है, हम इसे समकोण त्रिभुज की, अगर इन भुजाओं का हमने माना है कि ये समकोण त्रिभुज की भुजा है, तो समकोण त्रिभुज का भुजा का एक पाइथागोरस थ्योरम उसमें लगता है, क्या होता है वो AC का स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर जो है वो आपका क्या होता है AB का स्क्वायर है ना प्लस BC के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। तो हम यहाँ चेक करेंगे कि क्या हमारा AC का स्क्वायर जो है, AC का स्क्वायर हमारा AB का स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के योग के बराबर है या नहीं है, ठीक है। तो AC का वैल्यू क्या है दोस्तों, आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, AC का वैल्यू आपको दिया गया है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको क्या करना है 12 सेंटीमीटर का यहाँ पे, यानी कि आपको 12 का करना है स्क्वायर, ठीक है। देखिए कैसे बनाएंगे, आप करिए 12 का स्क्वायर इजगल टू, आपको और क्या देखना है, आपको देखना है कि आपका AB का वैल्यू भी आपको क्या दिया है वो भी आपको देखना है, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं AB का वैल्यू है 6√3 और BC के वैल्यू है 6 सेंटीमीटर। चलिए ठीक है, आप लिखिए 12 का स्क्वायर इजगल टू 6√3 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 6 का स्क्वायर। अब कैसे करेंगे, 12 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों का 144 होता है, 144 लिखिए, है ना। आपका यहाँ टोटल कितना हो जाएगा आपका 6 36 और 3 36 इंटू 3 यहाँ पे करेंगे क्योंकि √3 इंटू √3 आपका 3 बन जाएगा, ठीक है, प्लस 6 36 होगा यहाँ पे। तो आप पूरा इसको सॉल्व करेंगे अगर हम लोग, चलिए सॉल्व करते हैं, यहाँ कर लेते हैं। आपका 144 है हमारा, ठीक है, इजगल टू 36 इंटू 3 कितना होता है आपका, होता है 108 होता है और प्लस आपका 36 दिया गया है। आप दोनों को जब ऐड करेंगे ना 108 और 36 को जब आप दोस्तों ऐड करेंगे ना आपका आएगा कितना 144 आएगा। तो हम क्या देख रहे हैं, हमारा लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों ही तरफ 144 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर जो है ना उनका
वर्ग का जो योग है, उनके वर्ग का योग जो है वो हमारा AC के स्क्वायर यानी कि हमारे कर्ण के स्क्वायर के बराबर हो रहा है। और ये जो थ्योरम मैंने यहाँ पे अप्लाई किया, ये जो नियम हमने अप्लाई किया पाइथागोरस थ्योरम, ये कौन सा त्रिभुज में अप्लाई होता है? समकोण त्रिभुज में अप्लाई होता है। जहाँ समकोण त्रिभुज में जहाँ एंगल बी का वैल्यू क्या होता है दोस्तों? एंगल बी का वैल्यू 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो इस फॉर्मूला से हमें यह सिद्धीकरण मिलती है कि इससे हमें सिद्ध होता है कि एंगल बी का वैल्यू कितना होगा। तो एंगल बी का वैल्यू जो है वो आपका होगा 90 डिग्री होगा। ठीक है, कितना होगा? 90 डिग्री होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 21। क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे पूछा है मूल बिंदु से P34 की दूरी क्या है? P34 मूल बिंदु से आपका 34 की दूरी निकालना है। P34 मूल बिंदु का हमारा निर्देशन क्या होता है दोस्तों? मूल बिंदु का निर्देशन हमारा होता है 0 0। ठीक है, आपको 0 0 दिया गया है और एक निर्देशन क्या दिया गया? कब? 3 और 4 दिया गया है। अब दूरी निकालने का फॉर्मूला क्या है? दूरी सूत्र यहाँ पे अप्लाई करेंगे। दूरी निकालने का फॉर्मूला क्या है आपका? ठीक है, देखिए दूरी निकालने का फॉर्मूला क्या है बता देता हूँ। दूरी निकालने का फॉर्मूला है आपका, इक्वल टू करके दीजिएगा, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस है ये, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला है आपका दूरी सूत्र निकालने का। आप इस फॉर्मूला से जब आप अप्लाई करेंगे, इस फॉर्मूला का जब आप यूज़ करेंगे तो आपका आंसर आएगा दोस्तों 5 मात्रक आपका आंसर आएगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, 5 मात्रक आएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में हमसे क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 22 में ऐसा पूछा है दोस्तों, बिंदुओं 2, 5 तथा 4, 7 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु होगा। मध्य बिंदु आपको निकालना है। मध्य बिंदु आप कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखिए, मध्य बिंदु निकालने का फॉर्मूला क्या है जी, ध्यान समझिए। मध्य बिंदु निकालने का फॉर्मूला है दोस्तों x1 प्लस x2/2 करना है आपको। ठीक है, सॉरी x1 प्लस x2/2। ठीक है, क्या लिखेंगे आप? x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। ये आपका क्या है? मूल बिंदु निकालने का फॉर्मूला है। जब आप इस फॉर्मूला से x1 x2 y1 y2 का वैल्यू पुट करेंगे तो आपका आंसर जो है ना, आपका आंसर आएगा दोस्तों 3,6 आपका आंसर होगा। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन 3 राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। 3,6 इसका क्या आएगा? मध्य बिंदु का निर्देशांक आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में आपको क्या पूछा है? यदि 2 sin a इज टू साइन 2a हो तो a का मान क्या होगा? ओके, क्या पूछा है? 2 sin a इज टू, ठीक है, साइन 2a है तो a का वैल्यू क्या होगा? देखिए आप ध्यान से, आपका क्या लिखा है? साइन a, 2 sin a। ठीक है, 2 sin a आपका साइन 2a इजगल टू लिखा है आपका साइन 2a। देखिए दोस्तों ध्यान से, साइन 2a का एक फॉर्मूला होता है। क्या करेंगे हम यहाँ पे? हमारा जैसे लिखा है 2 sin a इजगल टू, हम करेंगे यहाँ पे साइन 2a का हमारा फॉर्मूला होता है। साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है आपका 2 sin a इंटू कॉस ए, 2 sin a इंटू कॉस। ये हमारा फॉर्मूला होता है साइन 2a का। ठीक है, अब हम इस फॉर्मूला से कैसे सॉल्व करेंगे? ध्यान से देखिए, अब हम क्या करेंगे? जो हमारा 2 sin a आया था बराबर के दाहिने तरफ, उसे हम क्या करेंगे? बराबर के इस बार ले आएंगे। बराबर के लेफ्ट साइड पे हमारा क्या था? बराबर के लेफ्ट साइड पे हमारा था 2 sin a था। ठीक है, और बराबर के हमारा दाहिने तरफ क्या था? बराबर के दाहिने तरफ था हमारा 2 sin a इंटू कॉस ए। अब हम बराबर के इस पार ले आएंगे इसको। जब हम बराबर के इस पार लाएंगे हमारा क्या होगा? ये होगा हमारा 2 sin a माइनस 2 sin a इंटू कॉस ए। ठीक है, बराबर यहाँ क्या बच जाएगा? कुछ नहीं हुआ था, 0 बच जाएगा। अब यहाँ से आप ना 2 sin a को कॉमन ले लीजिए। आप जब 2 sin a को यहाँ से कॉमन लेंगे, अब क्या बचेगा? यहाँ पे 1 बचेगा, माइनस यहाँ पे बचेगा कॉस ए। ठीक है, इजिकल टू क्या बचेगा? 0। अभी जब आप इसे बराबर के उस पार भेज देंगे, क्या हो जाएगा? आपका 0 हो जाएगा। तो आपका पूरा रिजल्ट आपका क्या बचेगा? पूरा रिजल्ट आपका बचेगा दोस्तों 1 माइनस कॉस ए इजिकल टू क्या बचेगा? 0 बचेगा। यहाँ से आप कॉस ए इजिकल टू क्या करेंगे? कॉस ए माइनस कॉस ए इजिकल टू क्या हो जाएगा? 0 माइनस 1। फिर यहाँ क्या होगा? माइनस कॉस ए इजिकल टू क्या आया? -1। -1 कट हो गया, कॉस ए इजिकल टू क्या आया? 1 आया। आपको रिजल्ट क्या मिला दोस्तों? कॉस ए इजिकल टू 1 मिला। ठीक है, आप पॉज करके वीडियो को अच्छे से देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, आपका कॉस ए इजिकल टू आपको मिला क्या? 1 मिला। अब कॉस ए इजिकल टू 1 यानी कॉस का वैल्यू कब 1 आता है? जब हम क्या होता है? कॉस हमारा 0 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहाँ से कॉस का हमारा कट गया, क्या बचा? हमारा ए इजिकल टू 0 डिग्री बचा। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ए इजिकल टू 0 डिग्री। तो जहाँ पर भी आपका ऑप्शन में ए इजिकल टू 0 डिग्री दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 23 का, वही आपका राइट आंसर होगा। तो आप देख सकते हैं कि ऑप्शन सी में आपका 0 डिग्री दिया गया, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा 0 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में आपसे पूछा है cos 48 माइनस साइन 42 का वैल्यू क्या होगा? cos 48 और साइन 42 का मान आपको निकालना होगा।
आपको इस तरह का क्वेश्चन में क्या करना होता है, इस तरह के क्वेश्चन में किसी एक को चेंज करना होता है दोस्तों, किसी एक त्रिकोणमितीय अनुपात को हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे, या तो हम कॉस को साइन में बदलेंगे या फिर साइन को हम कॉस में बदलेंगे, किसी भी एक चीज़ को चेंज करना होता है, ठीक है। इस तरह का सवाल आपको जितना भी दिया रहेगा, आपको उसमें क्या करना होगा, किसी एक टर्म को आप चेंज करेंगे। जैसे आपको या तो आप कॉस को साइन में बदलिए 90 माइनस थीटा करके, या फिर साइन को आप कॉस में बदलिए, दोनों में से कोई एक चीज़ कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे ना, हम यहाँ पे कॉस को साइन में बदलते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, कॉस को साइन में बदलते हैं। तो कैसे बदलेंगे, हमें पता है कि कॉस 90 माइनस थीटा जो होता है वो आपका होता है साइन थीटा, क्या होता है, साइन थीटा, ठीक है। तो इस टर्म को हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। अब यहाँ देखिए cos 48 लिखा हुआ है, तो cos 48 के क्या हम लिख सकते हैं, cos 90 माइनस 42, क्योंकि 90 से 42 माइनस करेंगे तभी हमारा 48 आएगा, cos 48, ठीक है। 90 माइनस 42 जैसे किए तो अभी हमारा क्या हो जाएगा, टर्म बदल जाएगा, ये cos आपका साइन में बदलेगा और ये क्या आ जाएगा 42 इस पर लग जाएगा, साइन 42 होगा। cos 90 माइनस थीटा इजकल क्या होता है, साइन थीटा, दैट मीन्स cos 90 माइनस 42 इजकल टू क्या हो जाएगा, साइन 42। और साइन 42 आया आपका यहाँ पे, और आपको यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पर ऑलरेडी आपका साइन 42 दिया हुआ है। तो आप सॉल्व कैसे करेंगे, आप मिल गया साइन 42 मिला और माइनस साइन 42 मिल गया, ठीक है। अब दोनों कट जाएगा, क्या आएगा आंसर हमारा, जीरो आएगा, क्या आएगा, जीरो आएगा। इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि ऑप्शन बी हमारे क्या है, राइट आंसर है, ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी जीरो आएगा इसका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में आपसे पूछा है, साइन ए इज इक्वल टू 3/5 हो तो कॉस ए का वैल्यू क्या होगा, साइन ए इज इक्वल 3/5। साइन ए के मतलब साइन ए का अनुपात क्या होता है, साइन ए इज इक्वल क्या होता है आपका, p/h होता है, ठीक है, p/h। अब p/h यानी कि आपको यहाँ पे क्या दिया है, 3/5 दिया है, दैट मीन्स आपको h दिया है, p दिया क्या नहीं है आपको, b नहीं दिया है दोस्तों। कॉस के लिए तो आपको b चाहिए, बेस चाहिए, b निकालेंगे तो b निकालेंगे कैसे निकालेंगे, फर्स्ट आपको क्या करना है, 5 के स्क्वायर से आप 3 का स्क्वायर माइनस कर दीजिए, आपका b निकल जाएगा, ठीक है। रूट अंडर करके, तो रूट करके जब हम घटाएंगे, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, तो ये आ जाएगा 16 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4, आपका b निकल गया 4। और आपको h हमें पता ही है, आपका h क्या है दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पे h आपका 5 है, ठीक है, यहाँ पे h का क्या है 5 है, तो और b क्या आया हमारा 4 आया, तो हमारा आंसर क्या आएगा 4/5। cos a इजकल क्या आ जाएगा 4/5, cos a इजकल क्या होता है हमारा b/h होता है ना, cos a इजकल होता है हमारा b/h, तो b हमें क्या मिला, b हमारा आया था 4, h हमारा दिया है 5, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 4/5, राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 26। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 26 हाइट एंड डिस्टेंस से दिया गया है, हाइट एंड डिस्टेंस यानी कि जिसे हम त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग कहते हैं, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग चैप्टर 9 से ये दिया गया है क्वेश्चन। क्या पूछा है आपको, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, धरती के एक बिंदु जो मीनार के 5 बिंदु से 15 मीटर दूर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार क्यों चाहिएगा। अब उन्नयन और अवनयन कोण क्या होता है, इसे आपको समझना बहुत जरूरत है। उन्नयन कोण होता है जब कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर किसी वस्तु को देखता है, तो वहाँ पे जब एंगल बनेगा उसे कहता है उन्नयन कोण। जैसे यहाँ पे कोई अगर व्यक्ति है, ये नीचे से ऊपर किसी भी मीनार हो, किसी कोई भी चीज़ हो, बस घर हो, उसको अगर ऊंचाई से नीचे से ऊंचे ऊपर की देख रहा है, तो उसका यहाँ पे उन्नयन कोण बनता है। और अवनमन कोण क्या है, अवनमन कहते हैं अगर कोई व्यक्ति ऊपर से नीचे की ओर देखता है, ठीक है, ऊपर से ऐसे करके नीचे की ओर देखता है, और यहाँ पे जो उसका एंगल बनेगा उसे कहता है अवनमन कोण। तो यहाँ पे आपको उन्नयन कोण की बात कही गई है। और क्या मीनार है, मान के चलती है ये आपका मीनार है, यहाँ पे कोई व्यक्ति है जो कि 15 मीटर दूर पे खड़ा है, 15 मीटर दूर है, यह क्या है 15 मीटर दूर है, यहाँ से उसको उन्नयन कोण मान के क्या दिया है, हमें 60 डिग्री दिया गया है उन्नयन कोण, ठीक है। आपको निकालने क्या है, मीनार की ऊंचाई यानी कि आपका ये वाला पार्ट निकालना है, ये इसे ए बी सी का नाम देते हैं, ये वाला पार्ट आप ये कैसे निकालेंगे, आप सीधा यहाँ पे 1060 के वैल्यू बैठाइए, ठीक है। क्या बैठाएंगे आप 1060 के वैल्यू, जब आप 1060 के वैल्यू बैठाएंगे, 1060 क्या होता है आपका p/b, हमें क्या लेना है यहाँ पे, p हम ab को लेंगे और b तो हमें क्या लेना है bc को लेंगे। हमारा bc के वैल्यू होगा 15 मीटर, ठीक है। तो 1060 का वैल्यू होता है आपका √3, इस ab तो आपको निकालना है, ab जो कि आपका मीनार का ऊंचाई है, और आपका bc क्या है 15 मीटर है, तो यहाँ से आपका ab इजकल कितना आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। टोटल आंसर की क्या आएगा आपका, कंक्लूजन क्या आएगा ab इजकल टू हमारा आ जाएगा क्या 15, ab इजकल टू हो जाएगा 15√3, तो आपका 15√3 जहाँ पे आंसर है वो आपका राइट आंसर होगा। 15√3 मीटर आपका जहाँ भी आंसर है वो वही ऑप्शन आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो आप देख सकते हैं कि ऑप्शन बी में इसका 15√3 मीटर लिखा हुआ है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में आपसे पूछा है, त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PQ बराबर 3 सेंटीमीटर और PR बराबर 6 सेंटीमीटर हो, तो एंगल QPR का मान क्या होगा, एंगल QPR का मान आपको निकालना होगा, ठीक है। क्या कहा है आपको, त्रिभुज PQR क्या है, एक समकोण है, ठीक है। तो आप एक समकोण बना लीजिए, मान के चलते हैं ये आपका त्रिभुज PQR है, ये समकोण त्रिभुज है PQR, जिसमें आपको क्या बोला गया, PQ आपको दिया है 3 सेंटीमीटर
और पी आर आपको दिया गया है 6 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब क्या करना है आपको, ये आपका एक समकोण त्रिभुज है, हाँ। अब आपको क्या करना है, पी आर बराबर 6 सेंटीमीटर दिया है, पी क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर। आप यहाँ पे लीजिए साइन आर, हम क्या लेंगे यहाँ पे साइन आर लेंगे। साइन आर तो क्या होता है, पी बाई एच होता है, पी बाई एच लिखिए, ठीक है। तो पी बाई एच यहाँ पे पी क्या बन जाएगी, पी आपकी बनेगी क्या, पी क्यू आपका पी बनेगा। त्रिभुज आपका किस तरह था, इस तरह से था। पी क्यू आपका क्या बन जाएगा, पी बन जाएगा, और पी आर आपका एच बन जाएगा। तो साइन आर इज इक्वल टू हम लिखेंगे क्या दोस्तों, हम लिखेंगे पी क्यू बाई पी आर, ठीक है। साइन आर इज क्या लिखेंगे, पी क्यू पी आर। हम कौन सा एंगल लिए, ये वाला एंगल लिए, तो इस वाला एंगल का सामने वाले भुजा को क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। और ये कर्ण तो हमारा फिक्स होता है, कर्ण सबसे लंबी भुजा कर्ण हमारा फिक्स होता है, कर्ण हमारा चेंज नहीं होता है। तो हम क्या लिख दिए, साइन आर इज इक्वल टू पी क्यू बाई पी आर लिख दिए। अब पी क्यू के वैल्यू आप यहाँ पुट करिए। जब आप पी क्यू के वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो क्या होगा, देखिए आपको क्या मिला था, आपको मिला था साइन आर इज इक्वल टू पी क्यू का वैल्यू आपका था 203 सेंटीमीटर और पी आर का वैल्यू था 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, यहाँ से आपको मिल गया साइन आर इज इक्वल टू मिल गया, ये कटेगा आपका 1/2 से 1/2 आया, तो 1/2 आया, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, हम 1/2 को क्या, हम 1/2 को लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री। हम 1/2 को क्या लिखेंगे, साइन 30 डिग्री लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमें पता है साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, 1/2 होता है। यहाँ से क्या हो जाएगा, ये साइन और साइन कट जाएगा, तो हमें एंगल आर इज इक्वल टू मिल गया 30 डिग्री, ठीक है। एंगल आर का वैल्यू हमें से मिल गया दोस्तों 30 डिग्री। और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना क्या, क्वेश्चन को देखिए आपको ध्यान से, क्वेश्चन में हमें निकालना क्या है, एंगल क्यू पी आर, यानी कि एंगल पी के वैल्यू निकालना होगा। अब हम एंगल पी के वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे कैसे निकालेंगे। हमें क्या क्या दिया है, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, तो हमें क्यू का वैल्यू पता है हमें कि 90 डिग्री है, ठीक है। और हमने सॉल्व करके आर का वैल्यू भी निकाल लिया, वो हमारा कितना आया था दोस्तों, 30 डिग्री आया था, ठीक है। अब हम निकालेंगे क्या, क्यू के पी के एंगल पी के वैल्यू। एंगल पी के वैल्यू कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। दो कोण हमें मिल चुका है, दोनों कोण का हम क्या करेंगे, योग का माइनस कर देंगे। एक 90 प्लस यहाँ पे 30 कर दीजिए, 90 प्लस 30 कर दीजिए। जब हम 90 प्लस 30 करेंगे तो 180 से हम कितना माइनस करेंगे, जब हम 180 से 120 माइनस करेंगे, और जब हम 180 से 120 माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा दोस्तों, हमारा 60 डिग्री आंसर आएगा, ठीक है। 180 से 120 माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 60 डिग्री आंसर आएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस एंगल का वैल्यू, एंगल क्यू पी के आर का जो मान है वो आपको कितना होगा, 60 डिग्री होगा दोस्तों, ठीक है। आई होप कि दोस्तों आपको समझ में आई होगी, अगर नहीं आई होगी समझ में तो आप वीडियो को पॉज करके अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। ये क्वेश्चन नंबर 28 है आपका। क्वेश्चन नंबर 28 में आपसे पूछा है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो एक वृत्त की दोस्तों अनंत स्पर्श रेखा हो सकती है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है, तो वहां पे आपका क्या है, आंसर अनंत होगा। और अगर आपसे ये पूछ दे यहाँ पे कि बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तब आपका आंसर होगा 2। लेकिन अगर आपसे पूछे कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा होगी, तो आपका अनंत आएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या पूछे, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा में बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि और Q बराबर 12 सेंटीमीटर PQ की लंबाई है। PQ की लंबाई आपको निकालना है, ठीक है। आपको क्या बोला, PQ की लंबाई। अब कैसे बनाएंगे उसको ध्यान से देखिए, ठीक है ना। आपको क्या करना है, एक वृत्त बनाना है फटाफट से। शॉर्ट में जब आप बनाएंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्ट जैसा हमें लेना नहीं है, फटाफट से आप एक वृत्त बनाएंगे। यहाँ पे आप बिंदु O दीजिए, यहाँ पे कोई स्पर्श रेखा इस तरह से आ रही है, ठीक है। इसको टच करना होगा, कोई स्पर्श रेखा इस तरह से आ रही है, ये आपका बिंदु P है, ठीक है ना। ये आपका क्या है, Q है। इसको आप मिला दीजिए इस तरह से। और हमें पता है कि यहाँ से यहाँ यानी PO जो है, PO हमें दिया गया है दोस्तों 5 सेंटीमीटर, कि ये क्या है, आपका त्रिज्या है। और हमें एक चीज़ पता है कि 10.1 में एक थ्योरम था कि अगर वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा तक मिलती है, यानी कि वृत्त की त्रिज्या को जब हम स्पर्श रेखा में मिला देते हैं तो वहाँ पे आपका 90 डिग्री का एंगल बनता है। वो क्या होता है, लंब होता है, वहाँ पे क्या होता है, लंब होता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है। तो यानी एंगल P हमारे क्या होगा, 90 डिग्री होगा। जब एंगल P हमारा 90 डिग्री हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि P और Q जो है एक समकोण त्रिभुज हमारा बन गया। क्या बना, एक समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा ये हमें OQ दिख रहा है, सबकी लंबी भुजा क्या कहते हैं हम लोग, कर्ण कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं हम लोग, जहाँ पे OP है, OP को क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। तो हमें निकालना क्या होगा दोस्तों, हमें निकालना क्या बोला गया है, PQ निकालना बोला गया है, ठीक है ना। क्वेश्चन आप ध्यान से देखिएगा, क्या बोला है, PQ निकालना बोला है। PQ का क्या है, PQ है आपका लंब। तो लंब हम कैसे निकालेंगे, हम कर्ण का स्क्वायर से माइनस कर देंगे आधार का स्क्वायर को, हमारा लंब आ जाएगा। कर्ण का स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर से हम क्या करेंगे, माइनस कर 12 का स्क्वायर से आप माइनस करिए आधार का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर, ठीक है। रूट अंडर करके माइनस कर देंगे।
अब रूट अंडर करके माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं कैसे आता है आंसर। देखिए जब हम क्या 12 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या आएगा 144 आएगा, माइनस 5 का स्क्वायर क्या आएगा 25 आएगा। जब आप 144 से 25 माइनस करेंगे ना दोस्तों आपका आंसर आएगा 190 आएगा आंसर। तो ये आपका राइट आंसर है। जिस भी ऑप्शन में आपका 119 है ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ऑप्शन डी में आपका 119 आपको दिख रहा है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 30। क्वेश्चन 30 में आपसे क्या पूछा है, समझते हैं क्वेश्चन 30 को। क्वेश्चन 30 में आपसे पूछा है यदि टीपी टीक्यू केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि एंगल पी ओ क्यू इक्वल टू 110 डिग्री, तो पी टी क्यू क्या होगा। एंगल पी टी क्यू आपको निकालना है। आप एंगल पी टी क्यू कैसे निकालेंगे देखिए ध्यान से। एक वृत्त की बात कही जा रही है यहाँ पे, तो मान के चलते हैं कि एक वृत्त ये है, ठीक है, जिसकी दो स्पर्श रेखा क्या है, बिंदु टी से दो स्पर्श रेखा है। एक है आपका टी पी, यहाँ पे आप टी पी लिखिए, एक है आपका टी क्यू, मान के चलते हैं आपका टी पी है, ये आपका बिंदु ओ है, इसका दूरी आपको दिया हुआ है। ठीक है, ये दोनों क्या है, एक पी ओ और पी क्यू, पी ओ और ओ क्यू क्या है, दोनों वृत्त की त्रिज्याएं हैं। इसका वैल्यू आपको दिया हुआ है, यहाँ का वैल्यू आपको दिया है कितना, इसका वैल्यू दिया है आपका 110 डिग्री, सॉरी 110 डिग्री आपको दिया हुआ है। आपको निकालना है किसका वैल्यू, इसका वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे देखिए, ये क्या हम मानेंगे पी ओ, ओ क्यू, ओ टी और टी पी, ये चार भुजा है तो ये चतुर्भुज है दोस्तों। ठीक है, क्या है, ये चतुर्भुज है। अब हमें ये पता है कि वृत्त की त्रिज्या जो है ना स्पर्श रेखा पे 90 डिग्री का एंगल बनाती है, लंब होती है उस पर। तो ओपी जो होगा हमारा, ओपी क्या करेगा, ओपी यानी कि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, और ओ क्यू जो त्रिज्या है ओ क्यू वो भी 90 डिग्री का त्रिज्या एंगल बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम कैसे इसको निकाल सकते हैं, देखिए जिससे इसे हम एक चतुर्भुज मान रहे हैं और हमें पता है कि चतुर्भुज के चारों कोनों का योग 360 डिग्री के बराबर होता है। तो आपको क्या करना है, 360 से माइनस करना है। आपको क्या करना है, 360 डिग्री से आप माइनस करिए 110 प्लस 90 प्लस 90। मैं 90 प्लस 90 दो बार क्यों कर रहा है, मैं इसका रीज़न बताता हूँ। 90 प्लस 90 क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। 90 क्यों किया, क्योंकि पी क्यू जो त्रिज्या है वो भी स्पर्श रेखा को, सॉरी पी ओ जो त्रिज्या पी ओ है वो स्पर्श रेखा पे वो भी लंब होगा, तो 90 डिग्री एंगल बनाएगा वहाँ पे 90 डिग्री एंगल पी आपका 90 डिग्री होगा। ठीक है, और जो एक त्रिज्या है आपका ओ क्यू, यानी कि एंगल क्यू की बात करें तो एंगल क्यू भी आपका क्या होगा 90 डिग्री होगा, क्योंकि त्रिज्या ओ क्यू लंब है, टीपी सॉरी टी ओ स्पर्श रेखा पे लंब होगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम कर सकते हैं कि एंगल पी और एंगल क्यू के वैल्यू हमारा 90 डिग्री आएगा। तो जब हम 360 से माइनस करेंगे 110 प्लस 90 प्लस 90 को, तो हमारा आंसर कितना आएगा देख सकते हैं आप, 360 माइनस ये टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों, ये टोटल आपका हो जाएगा 360 है, 360 से माइनस करिए 110 और 90 प्लस 90, तो टोटल आपका हो जाएगा 290। तो 290 से जब आप माइनस करेंगे ना तो इसका आंसर आएगा दोस्तों 70 डिग्री आपका इसका आंसर आएगा। तो जिस भी ऑप्शन में 70 डिग्री आपका आंसर दिया हुआ है वही आपका राइट आंसर है। तो आप देख सकते हैं कि ऑप्शन बी में जो है ना आपका 70 डिग्री दिया हुआ है, तो राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा टोटल 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, और बाकी के 10 जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बच रहे हैं वो मैं आपके नेक्स्ट पार्ट के वीडियो में अपलोड कर दूंगा। ठीक है, आई होप आपको अच्छी समझ में आई होगी। अगर आपको अच्छी में समझ नहीं भी आएगा आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं दोस्तों, मैं फिर से इसका सॉल्यूशन करने के लिए मैं कोशिश करूँगा। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो का अच्छी लगी है तो वीडियो को प्यार दें, इसे शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुँचाइए ताकि उन्हें भी हेल्प हो जाए। ठीक है, और सबसे ज़रूरी बात कहना चाहूँगा कि अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं ज्वाइन हुए हैं दोस्तों, टेलीग्राम ग्रुप में जरूर ज्वाइन होइए। टेलीग्राम ग्रुप में आपको इस पूरा वीडियो का आपको क्या मिल जाएगा, लिंक भी मिलेगा और पूरा वीडियो का आपको PDF भी मिल जाएगा। इससे पहले मैंने बहुत सारे चैप्टर्स, जैसे कि साइंस का बात करें, साइंस का मैंने टॉप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मैंने PDF बनाया है, वो सारे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप सब अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए और आगे की अपना तैयारी करते रहिए। आप सबको मैं शुभकामनाएं देता हूं कि आने वाले एग्जाम के लिए ढेर सारी आपको शुभकामनाएं। ठीक है, मिलेंगे एक नेक्स्ट पार्ट की वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो आज का सेशन इतना तक रहते हैं, धन्यवाद एवरीवन।